स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव्स। अब मैटर वेव्स का मतलब हो गया कि वेव्स ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, वेव ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इवन ए ट्रक और ए कार, हर किसी के साथ वेव एसोसिएटेड होती है। तो कैसे ये आइडिया आया कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, उनकी जो वेव होती है दैट इज डिटेक्टेबल। आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, वेवलेंथ लैम्डा हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई मासिव पार्टिकल है जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है तो उस केस में वो जो वेवलेंथ होती है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, बहुत छोटी वेवलेंथ होती है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डी ब्रोगली के माइंड में ये वेव्स और मैटर वेव्स का आइडिया कैसे आया कि ये मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं वो वेव्स के साथ एसोसिएट होती हैं। देखिए बच्चों, हमने आइंस्टाइन की थ्योरी में पढ़ा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जब आइंस्टाइन ने ये माना कि लाइट विच वाज कंसीडर्ड एज ए वेव बिहेव्स लाइक पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल जिनको बोलते हैं फोटॉन्स इन सम फिनोमिना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना तो सबसे पहला हमने जो स्टडी किया है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी, जो लॉस थे, उनको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे जब तक हम लाइट को एक वेव मान के चल रहे थे। जब आइंस्टाइन ने 1902 में अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी दी, तभी उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ पाए और वहाँ से एक चीज़ निकल के समझ हमारे सामने आई कि जो लाइट है वो लाइट कुछ सिचुएशंस में पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है और कुछ सिचुएशंस में वो वेव्स की तरह बिहेव करती है। अगर आप इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे हो तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न वेव्स की प्रॉपर्टी है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को एक वेव कंसिडर करना पड़ता है। अगर हम डाइफ्रैक्शन की बात करें उसके लिए भी हमें लाइट को एक वेव मानना पड़ता है। अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट और इसके साथ साथ एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट, अगर हम इन तीनों फिनोमिना की बात करें तो उस केस में अगर आप लाइट को फोटॉन्स मानोगे, ऐसे मानोगे कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी एनर्जी पार्टिकल्स, बंडल्स ऑफ एनर्जी, इस तरह फोटॉन्स से बनी हुई है, एंड ईच फोटोन इज मूविंग विद वेलोसिटी c, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय E is equal to h न्यू। अगर आप ये सब कंसिडर करोगे और इस इफेक्ट को एक कोलिजन मान के चलोगे कि ये फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन है, ठीक है, तभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इस थ्योरी के बाद लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है नेचर में, ये लाइट जो है वो पार्टिकल है या वेव है। तो बहुत कन्फ्लिक्ट चलते रहे, फिर ये चीज़ समझ के आई कि ना तो लाइट पार्टिकल है ना वेव है, ये कुछ इस तरह की चीज़ है जिसमें दोनों ही प्रॉपर्टीज हैं। कुछ सिचुएशंस में ये वेव की तरह बिहेव करती है, कुछ सिचुएशंस में ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। तब आइडिया आया डी ब्रोगली के दिमाग में कि अगर एक वेव, एक लाइट है, उसको हम वेव बोल रहे थे अभी तक, वो कुछ सिचुएशन में पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रही है। तो फिर जितने भी हमारे पास मटेरियल पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या बड़े बड़े मासिव ऑब्जेक्ट्स, उन सब के साथ भी कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी जो वेव से रिलेटेड होती हैं। मतलब हर किसी पार्टिकल की एक वेवलेंथ एसोसिएट होती है, ठीक है। उस वेवलेंथ को, उस मटेरियल पार्टिकल की वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला जाता है, ठीक है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को मैं स्टेट करूंगा यहाँ पे, ये हाइपोथेसिस था, ठीक है। उसके बाद फिर कैलकुलेट करी गई वेवलेंथ हर किसी पार्टिकल की, फिर एक्सपेरिमेंटली उसको डिटेक्ट किया कि क्या उतनी वेवलेंथ आ रही है जितनी वहां से हम फाइंड कर रहे हैं। तो बिल्कुल सब कुछ जो था सिमेट्री में आ गया। जो प्रेडिक्शन थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की, उस हिसाब से जो हम फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले को लोगों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि सच में पार्टिकल्स की वेव्स होती हैं। तो लेट अस स्टेट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो according to de Broglie, as the nature is symmetrical, as the nature is symmetrical, hence the two basic entities of this nature, कौन सी हैं वो, मैटर एंड एनर्जी,
दो चीजों से यूनिवर्स बना हुआ है, मैटर से और एनर्जी से। मस्ट हैव सिमेट्रिकल कैरेक्टर, must have symmetrical character, that is if a radiation होता है वेव को लिए बोलते हैं, if a radiation has dual nature, दो तरह का नेचर हो गया ना, पार्टिकल भी की तरह वेव भी कर रहा है और वेव की तरह भी, dual nature, then मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, ये सब should be of dual nature। वो भी दो तरह का नेचर उसका होना चाहिए। सो द पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन must have wave like nature when they move, when they are in motion। तो दिस वाज द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अभी उसकी एक सोच है, एक थॉट है, उस थॉट को मैंने लिखा है, ठीक है। फिर इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उसने डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मैटर की वेवलेंथ कैलकुलेट भी कर ली। वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, बट पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट आर मैटर वेव्स। मैटर वेव सिंपली वी कैन से द वेव एसोसिएटेड with material particles, when they are in motion। इनको मैटर वेव्स भी बोलते हैं, इनको डी ब्रॉगली वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड द वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स is called de Broglie wavelength, ठीक है। अब हम इसका एक्सप्रेशन करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर de Broglie wavelength of a moving particle। सिंपल एक एक्सप्रेशन करेंगे इसका, बहुत इजी है, दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। देखिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक मूविंग पार्टिकल है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, उसका कुछ मास है, हमें उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो हम जैसे लाइट को देख रहे हैं कि लाइट का दोनों तरह का बिहेवियर है, तो हम लाइट के पार्टिकल की वेवलेंथ पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर किसी दूसरे पार्टिकल की वेवलेंथ उस एक्सप्रेशन से लिखेंगे। तो पहले हम फोटोन की वेवलेंथ देखेंगे कि फोटोन की वेवलेंथ हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस राइट स्टेप 1 to find lambda of a photon। very simple to write, okay। देखो हमें पता है कि अगर किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, if nu is the frequency of a photon, देखो फोटोन की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद कलर्स, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स, डिफरेंट कलर्स, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। स्पीड सेम होती है, सारे फोटोन्स की स्पीड c के बराबर होती है। तो अगर मान लो न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है तो फिर एनर्जी कितनी होगी, देन अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है ये, the energy of photon simply E is equal to h times nu, इक्वेशन नंबर 1। अब आइंस्टाइन की इक्वेशन है हमारे पास, उस हिसाब से अगर हम बात करें कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी c, तो हम लिख सकते हैं E is equal to mc square। तो इफ
the mass of photon is m and speed in vacuum is small c, then we can write the energy of photon according to Einstein's relation, E is equal to mc square. ठीक है, तो let us write then energy of photon is E is equal to mc square. इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों फॉर्मूले हमें एनर्जी दे रहे हैं बच्चों, बस इन दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट करके हम वहां से लैम्डा फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन h nu is equal to mc square. Now what is nu? Nu is c by lambda, frequency is equal to c divided by wavelength, so hc by lambda is equal to mc square. Now we can cut वन c here और यहाँ से lambda आ जाएगा यहाँ से h by mc, ठीक है, h by mc। तो this is the expression for wavelength of a photon. This is wavelength of a photon of mass m। अगर आपको मास m गिवन है फोटोन का और उसके साथ साथ स्पीड गिवन है, तब स्पीड c, ठीक है, तब ये उसकी वेवलेंथ होगी। अदरवाइज हमारे पास फोटोन की वेवलेंथ का ये भी फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ स्पीड है और फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्पीड तो चलो कांस्टेंट होती है, तब भी आप लैम्डा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो फोटोन के लिए है ही है वैलिड, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, बट वो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और स्पीड है। लेकिन अगर आप फोटोन को एक मासी पार्टिकल मान के चल रहे हो जिसका मास m है, स्पीड c है, तब फोटोन की वेवलेंथ इस एक्सप्रेशन से निकलेगी। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। वो हमने फोटोन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ना, देखो लीनियर मोमेंटम बन गया ये, मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला एंड दिस इज द जनरल फार्मूला। अब ये जनरल फार्मूला किसी भी पार्टिकल के लिए हो सकता है। फोटोन का मोमेंटम mc है, तो अगर कोई और पार्टिकल है, अगर कोई दूसरा मटेरियल पार्टिकल है हमारे पास, उसके लिए ये फॉर्मूला mc की जगह लैम्डा बन जाएगा h अपॉन mv। मतलब फोटोन की स्पीड c होती है, तो वहां स्पीड c आ गया वैक्यूम में। अगर फोटोन किसी और मीडियम में चला जाएगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी, वो v हो जाएगी, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी उसकी चेंज हो जाएगी। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है फोटोन की, ठीक है जी। है वही, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर आप c बाय न्यू से कैलकुलेट करोगे या आप h बाय mc से कैलकुलेट करोगे, फोटोन के लिए आंसर विल बी सेम। बट फॉर द मटेरियल पार्टिकल के लिए अगर आप लैम्डा कैलकुलेट करना चाहते हो तो यू रिक्वायर मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल, या सीधा आपके पास मोमेंटम आ जाए, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है जी। तो लेट अस राइट ऑन द नेक्स्ट शीट, देयरफॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल। अब मैं सीधा पार्टिकल लिख रहा हूँ बच्चे, कोई भी पार्टिकल हो सकता है इस फॉर्मूले में, फोटोन भी हो सकता है या कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, जिसका मास m होगा, छोटा m गिवन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg, प्रोटॉन का मास 1.67 10 टू द पावर माइनस 26 kg। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके मासेस आपको पता है। अगर उसका मास m आपको गिवन है और स्पीड v आपको पता है, तो लैम्डा हो जाएगा h बाय एम वी, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। दोबारा से इसलिए लिख रहा हूं ताकि अभी याद हो जाए, वैसे तो आसान ही है। मोमेंटम की फॉर्म में लिखोगे तो ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी।
ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। काइनेटिक एनर्जी में भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी में अगर आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखनी है किसी पार्टिकल की, तो सीधा फॉर्मूला होता है कि जो मोमेंटम है वो अंडर रूट 2m के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन को यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। ये कहाँ से आई, मैं यहाँ आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी होती है, बिकॉज लिख देते हैं यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना, तो हाफ एक एम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और एक एम से डिवाइड कर दिया, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम बन गया, मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ से P निकालोगे अंडर रूट 2m के आएगा, इसको याद रखना। इसको यूज कर लेंगे तो लैम्डा का फॉर्मूला बन जाएगा, ये दूसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी में। ओके, अब अगर आपको मान लो डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन है पहले से किसी पार्टिकल की और बोला जाए उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, तो फ्रॉम हेयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, अगर वो आप लिखना चाहते हो तो यहाँ स्क्वेयरिंग कर दे, लैम्डा स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय 2m के बन जाएगा, और k वहां से आ जाएगा एच स्क्वेयर बाय 2m, नीचे ही रहेगा, लैम्डा स्क्वेयर नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के काम आता है। जब हमें किसी पार्टिकल का मास और उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन होती है, तो हम ये फॉर्मूला लगा के उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर आप लैम्डा को मीटर्स में पुट करोगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास जूल में आएगी। याद रखना, सारा कुछ ऐसे यूनिट्स में पुट करने पे काइनेटिक एनर्जी जूल में आएगी। तो in continuation with this, we can write the formula for de Broglie wavelength in terms of temperature. किसका टेम्परेचर? देखो, अगर आपके पास एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है किसी बॉक्स में, वो गैस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उन गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। वो न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मल न्यूट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्ट है थर्मल न्यूट्रॉन्स। हम नेक्स्ट चैप्टर में जब न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिशन में खास तौर पे थर्मल न्यूट्रॉन्स जो हैं वो यूज होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, या उनको थर्मल न्यूट्रॉन्स, वो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं रूम टेम्परेचर वाले, मतलब न्यूट्रॉन्स एट सम टेम्परेचर T आर कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अगर आपके पास है और आप किसी एक पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट करना चाहते हो, तो ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होता है? ठीक है, इफ T is temperature of a particle, then kinetic energy of the particle is given as small kt, where small k is Boltzmann constants. इसकी वैल्यू होती है 1.38 10 to the power -23 जूल पर केल्विन। ठीक है, और T यहाँ पर जो टेम्परेचर है, T is in measured in kelvins, T is measured in Kelvin। ठीक है, तब आप काइनेटिक एनर्जी को स्मॉल के टाइम्स टी भी लिख सकते हो। तो उस केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट, देखो 2m के था, अब 2m इंटू कैपिटल के था, काइनेटिक एनर्जी थी, उसकी जगह स्मॉल के टी आएगा। स्मॉल के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कैपिटल के इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जैसे थर्मल न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें, मतलब हाँ, अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें, इसका एक स्पेशल केस है या एग्जांपल ले लेते हैं फॉर न्यूट्रॉन्स। अगर आप न्यूट्रॉन्स की डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना चाहते हो जिनका टेम्परेचर कैपिटल टी है, तो कैसे निकालेंगे? लैम्डा न्यूट्रॉन, एच की वैल्यू पुट कर देंगे 6.62 10 to the power -34 अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ पार्टिकल, 1.67 into 10 to the power -27 kilogram. This is the mass of neutron.
और इसके साथ आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10 टू द पावर -23 पुट कर दिया और साथ में कैपिटल टी, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है ना, तो वह मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये फैक्टर लर्न कर लेना, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करके एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ बता सकते हो। 30.383 का फैक्टर आएगा, यहाँ से डायरेक्टली बताई जा सकती है, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन की बात हो रही थी बच्चे, न्यूट्रॉन के केस में ना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 होता है, तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन के लिए है, फॉर न्यूट्रॉन। फॉर गैस मॉलिक्यूल जिसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो, दिस इज फॉर द सिंगल न्यूट्रॉन एट टेम्परेचर T, ठीक है, ओके। अगर आप गैस मॉलिक्यूल्स के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हो तो इन द केस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वी कैन राइट de Broglie wavelength associated with the molecules of a gas at temperature T. Now the gas is at temperature T. There is difference. पीछे वाले केस में न्यूट्रॉन का टेम्परेचर T था, उस पार्टिकल का अपना टेम्परेचर T था, तो हमने किनेटिक एनर्जी को KT कर दिया। यहाँ पे एक पूरी गैस का टेम्परेचर T है, तो अगर फिर भी उसमें अगर आप एक पार्टिकल का किनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हो, सिंगल पार्टिकल की एनर्जी, तो वो 3/2 KT होती है। तो इन दिस केस द किनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल कैपिटल K, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2 स्मॉल KT। ये सारे +1 के कॉन्सेप्ट हैं, वहाँ किए हुए हैं, यहाँ पर बस आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। तो लैम्डा इज h/√2mk, किनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो इसमें 2m ऐसे ही रहेगा इंटू 3/2 KT आएगा, तो 2 से 2 कटेगा और इसका आंसर आएगा 3m स्मॉल KT, ठीक है। So this is the kinetic de Broglie wavelength of a gas molecule. Let me write again. So this is the de Broglie wavelength of a gas molecule at temperature T. इसको याद रखना। ओके, और क्या एग्जांपल पूछी जा सकती है, एक और कर लेते हैं। Let us find the de Broglie wavelength of a charged particle which is accelerated by some potential difference capital B. तो de Broglie wavelength ऑफ ए चार्ज पार्टिकल्स। अब चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, न्यूट्रॉन तक हो गया, गैस मॉलिक्यूल वाज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स वर आल्सो न्यूट्रल, वहाँ टेम्परेचर के कारण किनेटिक एनर्जी आ रही थी, तो उस वजह से डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गई। अब हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल की। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो सकता है जब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस v पे रखेंगे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल which is accelerated by a potential difference of capital V, ठीक है। उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे फाइंड करी जाएगी, फॉर्मूला बना देना मैंने, फॉर्मूले को याद रखना है और सारे पार्टिकल्स की आप फाइंड कर सकते हो वहाँ से। क्या सिचुएशन है, जैसे ये हमारे पास दो प्लेट्स मान लो कैपेसिटर की, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा फिर कैपिटल V, कुछ भी हो सकता है, 100 वोल्ट हो सकता है, 2 वोल्ट हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V। तो लेट अस राइट PD इज कैपिटल V। अब यहाँ पे अगर आप Q पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है Q, तो उस Q पार्टिकल पे फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, फोर्स लगेगी ना, तो उस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट होगा। अब एक्सेलरेट होने से किनेटिक एनर्जी आएगी, स्पीड बढ़ेगी, किनेटिक एनर्जी आएगी। तो उस किनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सीधा, किनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। PD स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया, Q इंटू V, उसमें हमने पढ़ा था ना, द वर्क डन टू मूव ए चार्ज पार्टिकल
थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन था वहां पे, तो वही जो वर्क डन हो रहा है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन था वहां पे, है ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही जो वर्क डन हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में, वही वर्क डन जो है वो किनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम +1 वाली है, ठीक है। तो किनेटिक एनर्जी इज Q इंटू V, तो सीधा फॉर्मूला बन गया लैम्डा वाज h by अंडर रूट 2mk। कैपिटल K इज किनेटिक एनर्जी, कैपिटल K को हम पुट कर देंगे 2m into Q into V। तो दिस इज द चार्ज ऑन पार्टिकल and this is the potential difference। this is charge on particle। हमें मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, माइनस साइन मत पुट करना। this is magnitude of charge। वो आपने लेना है। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी यहाँ पर हम -1.6 नहीं पुट करेंगे। देखो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता ना, -q होता, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग जाता। बट जो किनेटिक एनर्जी बननी है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ही बननी है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए, दोनों के लिए q की वैल्यू जो होती है ना, एक मिनट यार, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए जो q की वैल्यू होगी that will be equal to 1.6 10 to the power -19 कूलम, ये होगी दोनों के लिए, क्योंकि दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है ना। अब अगर अल्फा पार्टिकल है या कोई और पार्टिकल है, तो आपको उन सारे पार्टिकल्स के चार्जेस पता होने चाहिए और मासेस भी पता होने चाहिए। यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ को कंपेयर करने वाला क्वेश्चन आता है, जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। तो इस तरह से आप उन सारे चार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो जिनको आपने v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। सारे पार्टिकल्स की कैलकुलेट करके बता देते हैं आपको, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेना। फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V, तो V की वैल्यू को अभी नहीं पुट करेंगे, उसको कैपिटल V रहने देंगे, बाकी सारे डाटा यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन H is 6.62 into 10 to the power -34 2 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपको पता ही है, ये वैल्यूज लर्न कर लेना, वैसे दी होती है क्वेश्चन में। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू V। तो ये सारा फैक्टर जब बच्चों आप कैलकुलेट करोगे ना, तो सीधा आंसर आपके सामने आ जाएगा 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। तो सीधा एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। ये फैक्टर आपको लर्न करना है इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर उसको V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करोगे, मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है दोनों प्लेट्स का, तो यहाँ 1 पुट कर दोगे, तो उस 1 वोल्ट से जो आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया ना, अगर उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ 12.27 एंगस्ट्रॉम आएगी। इट इज ए मेजरेबल लेंथ, इसको मेजर कर सकते हैं हम अभी, ठीक है। तो जैसे छोटी सी वेवलेंथ होगी उसकी, दिखाएंगे आपको। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के बाद अगर आप प्रोटॉन की बात करेंगे, तो प्रोटॉन के भी सारे फैक्टर्स में वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है 1.67 10 to the power -27 kg। चार्ज वही है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 10 to the power। तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सारे फैक्टर्स पुट करके आ जाएगी प्रोटॉन की 0.286 डिवाइड बाय अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ थोड़ी छोटी आएगी प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ से। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज सेम था, तो मास तो इलेक्ट्रॉन का काफी छोटा है ना, मास छोटा है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए डी ब्रोगली वेवलेंथ बड़ी आ रही है। प्रोटॉन का मास बड़ा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ छोटी आ रही है 0.286। नेक्स्ट देखना, हाँ जी, नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं एक अगला इंपॉर्टेंट पार्टिकल है ड्यूट्रॉन। फॉर ड्यूट्रॉन, अब ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन इज एक्चुअली 1H2,
1s2 का मतलब है इसके अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, 2 particles are there, particles in the nucleus. एक्चुअली ये जो ड्यूट्रॉन है ना बच्चों, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ, आइसोटॉप बोल देते हैं इसको, आइसोटॉप हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जाके, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। 1s2, तो दो पार्टिकल्स होते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है और दूसरा प्रोटॉन होता है, और उन दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो आई कैन राइट द मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन जो होगा दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर चार्ज नहीं होता। तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम रहेगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 1.67। सारे फैक्टर्स यहाँ पुट करके ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ आप कैलकुलेट करके देख लेना, तो वो आ जाएगी तो वो आ जाएगी 0.202 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय अंडर रूट वी। वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, 100 वोल्ट हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, तो वो आप वहां से उसको पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हो। अब हम बात करेंगे, हाँ, नेक्स्ट पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इन पार्टिकल्स को भी समझ लो, इन पार्टिकल्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। देखो अल्फा पार्टिकल ना हीलियम का न्यूक्लियस होता है, 2He4, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अब 2He4 का मतलब है इसके अंदर टोटल 4 पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स हैं अंदर। कौन कौन से 4 पार्टिकल्स होते हैं हीलियम न्यूक्लियस के अंदर? हाँ जी, 2 इसमें प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज ना हीलियम न्यूक्लियस की याद रखनी है आपने। अब इसका मतलब है कि अगर हम मास ऑफ हीलियम पार्टिकल की बात करें, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि 4 पार्टिकल्स हैं टोटल उसके अंदर, तो दैट विल बी 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन तो हमें पता है, वैल्यू ये है, आप यहाँ पुट कर सकते हो। और अगर चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन पे चार्ज अगर Qp है तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स Qp। देखो ड्यूट्रॉन के केस में Qp ही आया क्योंकि एक ही प्रोटॉन था, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो 2 टाइम्स Qp। दिस इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अब ये वैल्यूज भी जब आप सारी सब्स्टिट्यूट करोगे तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएगा आपके सामने 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो ये सारे फैक्टर्स आप अपने दिमाग में रख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप तो वहां आप डायरेक्टली ये वैल्यू वी की पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हो। एक और पार्टिकल रह गया, वो होमवर्क है आपका, वो आपने फाइंड करना है, वो है ट्रीटियम। तो फॉर ट्रीटियम, ट्रीटियम होता है 1H3, आइसोट्रॉप ऑफ हाइड्रोजन है ये भी, उसके अंदर टोटल 3 पार्टिकल्स होते हैं, 3 पार्टिकल्स टोटल होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इस केस में जो मास होगा ट्रीटियम का दैट विल बी 3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि टोटल पार्टिकल 3 है, और चार्ज जो है इसका ट्रीटियम का दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि उसके अंदर एक ही चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन। तो बना के भी दिखा देता हूँ, 2 इसमें प्रोटॉन्स हैं और एक इसमें, उल्टा बोल दिया, न्यूट्रॉन्स हैं और एक इसमें प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये ट्रीटियम है, आप ये वैल्यूज पुट करके उसके लिए भी लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। तो सम अप कर देते हैं इस चीज को, इसको आप याद रखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस V से जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन is 0.286 divided by under root V angstrom. De Broglie wavelength of deuteron is 2 lambda deuteron is 0.202 divided by under root V angstrom. और लास्ट में अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज 0.101 अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। 0.101 under root V angstrom. 0.101 under root V angstrom. और last में अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज 0.101 under root V angstrom. 0.101 under root V angstrom. 0.101 under root V angstrom. और लास्ट में अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज 0.101 under root V angstrom.
दिस इज फॉर अल्फा पार्टिकल। ट्रिटियम की आप फाइंड कर लेना। तो ये सारी वैल्यूज आप याद रख सकते हैं, तो अच्छी बात है, आप याद रख लो। सिंपली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पुट करोगे, जैसे क्वेश्चन आ गया कि भाई एक ड्यूट्रॉन है, उस ड्यूट्रॉन को हमने 10 वोल्ट या 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया ड्यूट्रॉन को, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगी लैम्डा ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0.0202 डिवाइड बाय अंडर रूट 100, मतलब 10 से डिवाइड कर दो, उतने एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में है ये सारी वेवलेंथ्स, तो इट इज 0.0202 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह की एग्जांपल है कि, ऐसे एग्जांपल पहले मैं समझाता हूँ कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, कोई भी दो पार्टिकल हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मतलब तीसरा ले लेते हैं, और एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, इन तीनों पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, ऑफ सेम किनेटिक एनर्जी, ये हो सकता है क्वेश्चन में, ये एक क्वेश्चन बना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बना ऑफ सेम मोमेंटम, सेम मोमेंटम के हैं सारे पार्टिकल, तीनों के तीनों। अगला क्वेश्चन बना ऑफ सेम स्पीड। अगला क्वेश्चन बना एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन मैंने बना दिए, चारों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है। अलग अलग तरह से क्वेश्चन हमें मेंशन्ड है। हमें क्या करना है, वी नीड टू कंपेयर और फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स। तो ये एक क्वेश्चन कर लोगे ना आप, तो पता नहीं कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। पार्टिकल भी चेंज हो सकते हैं, दो भी गिवन हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और डाटा जो है वो इन चार तरह से गिवन हो सकता है जो जनरल क्वेश्चंस हैं। और भी टाइप्स बन सकती हैं, बट ज्यादातर जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं मैं वो बता रहा हूँ। तो अभी हमें कैसे कंपेयर करना है, देखो अगर बोला जाए किनेटिक एनर्जी सेम है, तब आपने वेवलेंथ को कंपेयर करने के लिए ये फॉर्मूला लिखना है, लैम्डा 1 मैं प्रोटॉन अल्फा और ड्यूट्रॉन के टर्म्स में लिखता हूँ, तो आपने ऐसे लिखना है, प्रोटॉन की वेवलेंथ रेशो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ रेशो ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ, दिस विल बी इक्वल टू, किनेटिक एनर्जी सेम है ना, तो किनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लिखना है। किनेटिक एनर्जी की टर्म्स में है h बाय अंडर रूट 2m k। अब ये तीनों पार्टिकल्स की लिखनी है हमें। ठीक है, तो पहले मैं तीनों को 3 बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ, जगह कम हो गई, नीचे लिखता हूँ इसको। हाँ जी, तो किनेटिक एनर्जी सेम है ना, तो किनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ आ जाएगा h बाय अंडर रूट 2m k फॉर फर्स्ट पार्टिकल रेशो h बाय अंडर रूट 2m k फॉर सेकंड पार्टिकल रेशो h बाय अंडर रूट 2m k ऑफ थर्ड पार्टिकल। अब क्वेश्चन में कह रहा है k तो सबका सेम है, h वैसे ही सेम है, 2 भी कांस्टेंट है, सारी बात मास पे आ गई। मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएगा, यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो इतना आपने ये फॉर्मूला जब आपने ऐसे लिख ली रिलेशन, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व हुआ, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट शीट पे करूंगा। देखो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो सेम चीज को, लैम्डा पी रेशो लैम्डा अल्फा रेशो लैम्डा डी इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एम पी रेशो, क्योंकि बाकी तो कट ही जाएंगे ना, ये सारे फैक्टर्स रेशो है ना सारी, तो 1 बाय अंडर रूट एम अल्फा। नो व्हाट इज एम अल्फा, एम अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, इट इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ ऐसे पुट कर देना एम अल्फा को। एंड व्हाट इज एम डी, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन में दो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो होता है 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, मैंने अभी बताया आपको। तो इस तरह से हो गया एक्सप्रेस, बस एम पी काट दो, सारी जगह मास ऑफ प्रोटॉन कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 रेशो 1/2 रेशो 1/√2। तो अगर तीन पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस रेशो में होगी। मतलब अगर प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एग्जांपल 50 एंगस्ट्रॉम है, तो अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी 25 एंगस्ट्रॉम, और न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी 50/√2 एंगस्ट्रॉम, इस रेशो में होगी।
नाउ लेट अस डू द सेकंड पार्ट। अगर इन तीनों पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम हुआ तो मुझे ऐसे ही पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी सेम होगी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम यूज करना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम सबका सेम है। तो पी अगर सेम है, एच वैसे ही कांस्टेंट, तो लैम्डा भी सबका सेम होगा, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं लैम्डा 1 रेशो लैम्डा 2 रेशो लैम्डा 3 इज इक्वल टू एच बाई पी रेशो, वही तो सेम ही है ना सबका, एच बाई पी रेशो एच बाई पी। मोमेंटम उसने बोल दिया सेम है, एच वैसे सेम है, तो आंसर इज 1:1:1। तो जब भी दो पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम होगा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होगी, चाहे वो पार्टिकल एक बहुत बड़ा है दूसरा बहुत छोटा है, ठीक है, मोमेंटम सेम होगा। तो स्पीड की बात नहीं कर रहा, स्पीड इज डिफरेंट, मोमेंटम इज डिफरेंट। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड स्पीड बोथ, ठीक है। तो अगर दो पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी सेम। सेम स्पीड वाले अब डिफरेंट हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज करना है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। तो v सेम हो गया तो सारी कहानी मास पे आ गई। तो सेकंड पार्ट को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन रेशो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल रेशो लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 बाय मास ऑफ प्रोटॉन रेशो अल्फा पार्टिकल का न्यूट्रॉन का। इसको यहाँ पुट करना है, मास ऑफ प्रोटॉन ऐसे ही रहने देना है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को आपने 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन पुट करना है। ये याद रखना पड़ेगा फैक्टर, ये इसके बराबर होता है, इसको भूलेंगे तो सारा काम खत्म। और यहाँ एम डी इज 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये एम पी सब जगह कट जाएगा और बाकी आपके पास आ जाएगा 1/1 रेशो 1/4 रेशो 1/2। So these will be the ratios of de Broglie wavelengths. Similarly, they are accelerated by the same potential. तो यहाँ पे बच्चों आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। इस केस में मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ आपको, बहुत जगह है अभी हमारे पास। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करना है ना अभी आपने। तो फॉर्मूला वैसे ही होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m/q_v। v इज सेम, 2 इज सेम, h इज सेम, मास और चार्ज पे कहानी आ गई सारी, अब दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। तो अंडर रूट mp/qp रेशो 1 बाय अंडर रूट m अल्फा q अल्फा रेशो 1 बाय अंडर रूट मास ऑफ न्यूट्रॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब ये इसके बराबर आएगी रेशोज ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स। नेक्स्ट शीट पे कर देते हैं इसको सॉल्व। तो दिस इज पार्ट 4। यहाँ पे सब कुछ पुट करेंगे। देखो प्रोटॉन को नहीं छेड़ना, वो सबसे मिनिमम मास होता है और सबसे मिनिमम चार्ज है उस पे, उस फैक्टर को ऐसे ही रखना है, बाकियों को आपने सॉल्व करना है। अब अल्फा पार्टिकल का मास फिर से बता रहा हूँ, याद कर लो प्लीज, इट इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज ओनली चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। तो ये कट गए फैक्टर्स, आंसर आ गया 1:1/2√2। अंडर रूट 8 आएगा ना तो 2√2 बनेगा और 1/√2। दिस इज द आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट।